जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन चौधरी। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इससे पहली क्लास हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की हो चुकी है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भारत में यूरोपियंस कंपनियों का आगमन। देखो, जो यूरोपियंस कंपनियों का आगमन भारत में होता है, इसके बारे में मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिस स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले जाकर इससे पहली वीडियो देख ले और फिर वो दूसरी वीडियो को देखे। ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं भारत में यूरोपियंस कंपनियों का जब आगमन होता है तो किस प्रकार भारत में यूरोपियंस लोग आते हैं और सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं। ठीक है। तो आज हमारी जो ये वीडियो होगी, आज का जो लेक्चर हमारा होगा, ये आज का लेक्चर हमारा पुर्तगालियों पर होगा। ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि भारत में जब यूरोपियंस आते हैं तो उन लोगों को मसालों की आवश्यकता होती है। मसालों की आवश्यकता होती है तो इसीलिए वो एक नए रास्ते की खोज करते हैं। तो वो नया रास्ता कौन सा है सर? वो समुद्री मार्ग था। अब जैसे ही वो लोग समुद्री मार्ग से भारत में आते हैं तो सबसे पहला व्यक्ति भारत पहुंचने वाला कौन था? तो वास्को डिगामा था। जब वास्को डिगामा भारत में आता है 17 मई 1498, तो फिर वास्को डिगामा भारत से वापिस जाता है और अपने साथ सूती वस्त्र, ठीक है, मसाले, ये अन्य वस्तु यहाँ से लेकर जाता है। और जब इनको यूरोप के बाजार में बेचा जाता है तो उसको पूरी यात्रा का खर्च काट के 60 गुना मुनाफा होता है। जब बेटा उसको 60 गुना मुनाफा होगा तो वो लोग वहां पर नहीं रुकेंगे, वो फिर से भारत की ओर आएंगे और भारत में आकर अपनी फैक्ट्रियां लगाने की कोशिश करेंगे। तो वास्को डिगामा ने पुर्तगाल के राजा, जिनका नाम था मैनुअल प्रथम, उनके एक बेटे थे हेनरी द नेविगेटर। तो हेनरी द नेविगेटर को जाकर समझाया कि भारत से व्यापार करने में हमें हम बहुत ही आराम से भारत से व्यापार कर सकते हैं और भारत से व्यापार करने में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इसी संदर्भ में भारत में पुर्तगाल से और व्यक्ति आते हैं। जैसे कि 1500 ईस्वी में पुर्तगाल का एक दूसरा नाविक भारत में आता है, जिसका नाम है पेट्रो अल्बेराज। पेट्रो अल्बेराज आता है भारत में अपनी सेना को लेकर और समुद्र में अपनी सेना को स्थापित करता है। इसके बाद फिर से 1502 में एक बार वास्को डिगामा भारत में आता है और वास्को डिगामा जब भारत में पहुंचता है तो ये लोग 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित कर देते हैं। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री भारत में लगती है, वो फैक्ट्री भारत में लगती है कोचिन के अंदर। अब आज की जो क्लास होगी हमारी, आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो पुर्तगालियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूरोप से भारत में आने वाले नाविकों का कर्म क्या था। जो भारत में यूरोप के सेलर आए हैं, उनका कर्म क्या था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में यूरोपियंस कंपनियों की स्थापना का कर्म क्या था। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेसिक सवाल है, आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो, भारत में जब यूरोपियंस का आगमन होता है तो सर यूरोपियंस का आगमन भारत में दो प्रकार से होता है। एक तो भारत में आते हैं यूरोपियंस के नाविक, एक तो भारत में आते हैं यूरोपियंस के नाविक, और दूसरा भारत में जो स्टेब्लिश होती है वो होती है कंपनी। तो यहां से आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी कि इनका कर्म बताएं, इनका कर्म क्या था। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो नाविक आए हैं तो नाविक का क्रम क्या है, तो सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो आप बताओगे कि सर सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में कब आते हैं? तो अभी अभी मैंने बताया था कि वास्को डिगामा आया था सन 1498 में। कहां पर पहुंचा? तो आप कहोगे भैया वो पहुंचा था कालीकट, और कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका जोरदार स्वागत किया। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। बेटा दूसरे नंबर पर कौन सा नाविक आया था? तो नाविक दूसरे नंबर पर आ गया था डच। देखो, जो डच हैं वो होलैंड या नीदरलैंड के निवासी हम उनको कह सकते हैं। तो वो लोग भारत में आ गए थे और जैसे ही भारत में आए थे तो यहाँ पर सबसे पहला व्यक्ति पहुंचने वाला था कार्नेलियस डी हाउटमैन, जिसकी चर्चा मैं आप करूंगा जब मैं आपको डच पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। कार्नेलियस डी हाउटमैन, ये बंदा 1596 ईस्वी के अंदर भारत में पहुंच गया था। 1596 में भारत में पहुंच गया था। डच के बाद बेटा यहाँ पर नंबर 3 आए हैं ब्रिटिश। ठीक है। नंबर 3 कौन आए? आप कहोगे भैया ब्रिटिश। देखो, जो ब्रिटिश भारत में आए थे, ब्रिटिश भारत में आए हैं 1600 ईस्वी के अंदर। ठीक है। कब आए थे? 1600 में। ब्रिटिश के बाद आप कहोगे सर ब्रिटिश के बाद नंबर 4 पर आए हैं यहाँ पर डेनिस।
डेनिस कहाँ के थे सर? डेनिस डेनमार्क के थे और ये भारत में कब आते हैं? 1616 ईस्वी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 पर बेटा कौन आया है? तो नंबर 5 पर फ्रेंच आए हैं, फ्रेंच के नाविक आया था। ठीक है, ये आए थे 1664 में, 1664 में। और नंबर 6 यहाँ पर कौन नाविक आया था? तो आप कहोगे भैया स्वीडिश आए थे। ठीक है, कौन आए थे? स्वीडिश। तो स्वीडिश कब भारत में आते हैं? 1731 में आते हैं। अभी हम इन सभी कंपनियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी कंपनियों की चर्चा करेंगे, कौन कौन भारत में आया है, नाविक का आने का क्रम क्या है और कंपनी जो स्थापित हुई है भारत के अंदर उस कंपनी का क्रम क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। जैसे कि मान लो बेटा नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे सर पुर्तगालियों ने। किसने की है? पुर्तगालियों ने। पुर्तगीज जो कंपनी है वो यहाँ पर पहले लग गई और ये 1498 में ही सरकार ने उनको अधिकार दिया व्यापार करने का कि आप जा सकते हो भारत से व्यापार कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पर नंबर 2 जो कंपनी स्थापित हुई है वो ब्रिटिश की हुई है। ठीक है, ब्रिटिश की कंपनी स्थापित हुई है। ब्रिटिश की कंपनी कब स्थापित हुई है सर? 1600 में। देखो यहाँ पर जो डच है, डच जो भारत में आए थे वो आए तो थे 1596 में, लेकिन बेटा इन्होंने अपनी जो कंपनी स्थापित की थी यहाँ पर वो कब की थी? 1602 में। देखो डच संसद ने इन लोगों को अधिकार दिया 1602 ईस्वी के अंदर कि आप भारत में अपनी और कंपनी जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आए, कंपनी कब लगाई इन्होंने? 1602 के अंदर। नेक्स्ट हम नंबर 4 बात कर लेते हैं, डेनिस। डेनिसों ने अपनी जो कंपनी स्थापित की थी वो कब की थी? तो इनका जो ईयर है वो यही रहेगा 1616। नंबर 5 जो फ्रेंच है, फ्रेंच की भी जो कंपनी है वो 1664 आएगा आपका। और यहाँ पर बेटा जो आपके स्वीडिश हैं वो 1731 आएगा। ठीक है, स्वीडिश। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि भारत में यूरोपियंस की कंपनियों का क्रम क्या था, तो आप पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि नाविक का क्रम क्या है, तो नाविक का क्रम आप बताएंगे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। मतलब यहां पर बस डिफरेंस है आपका। ठीक है, यानी डच आए पहले हैं और अपनी जो फैक्ट्री यहाँ पर लगाई इन्होंने वो बाद में लगाई थी। ठीक है, फैक्ट्री कह सकता हूँ, गोदाम कह सकता हूँ, कंपनी कह सकता हूँ, तो एक ही बात है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अगर नाविक का क्रम बेटा आपसे पूछा जाएगा तो आप ये क्रम बताना, और अगर आपसे यहाँ पर कंपनी का क्रम पूछा जाता है तो आप ये क्रम बताना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा भारत में यूरोपियंस कंपनियों के आगमन से, टॉपिक हमारा होगा बेटा पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले आप जो है पेन और कॉपी थोड़ा सा लेकर बैठे, और जो पेन और कॉपी आप लेकर बैठोगे तो थोड़ा लिख भी सकते हो आप लोग। देखो जैसे हम बात करते हैं आज पुर्तगाली, पुर्तगाली। देखो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। तो आपको वास्को डी गामा के बारे में पता होना चाहिए। यहां से आप एक पॉइंट याद रखना, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो बेटा जो ये वास्को डी गामा था, तो आप जानते हो कि सर वास्को डी गामा भारत में आया था 17 मई 1498, यानी इसने समुद्री मार्ग की खोज की। अब यूरोप जो है वो भारत से व्यापार कर सकता है समुद्री रास्ते से। जब ये भारत में आया तो भारत से वापस गया और जाकर इसने पुर्तगाल के राजा के बेटे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को समझाया कि भारत से व्यापार करने में हमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से भारत से व्यापार कर सकते हैं। तो उसी समय उस पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने क्या किया? एक कंपनी की स्थापना की। इसकी सलाह पर एक कंपनी की स्थापना की गई हेनरी द नेविगेटर के द्वारा। उस कंपनी का नाम बेटा क्या था? एस्टाडो, एस्टाडो द इंडिया। उस कंपनी का नाम क्या था? एस्टाडो द इंडिया। अब ये कंपनी बनाई गई और कहा गया कि हम लोग भारत में जाएंगे और भारत से व्यापार करेंगे। अब एस्टाडो द इंडिया, यहां से आपको क्या पॉइंट याद रखना है, ये चीजें आपको समझनी है। एस्टाडो द इंडिया से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये चीजें आपको समझनी है। बेटा आपके एग्जाम में एस्टाडो द इंडिया से क्या प्रश्न बनेगा? आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि एस्टाडो द इंडिया जो कंपनी थी उसने भारत में
अपनी फैक्ट्री सर्वप्रथम कहां पर स्थापित की? तो देखो, इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कहां पर लगाई थी? तो फैक्ट्री लग चुकी थी इनकी कालीकट के अंदर, लेकिन वहां के शासक ने उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया था। अब इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो फैक्ट्री चलाई थी, वो कहां पर चलाई थी सर? वो कोची में चलाई थी। तो आप याद रखेंगे कोची, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने फैक्ट्री अपनी कहां पर स्थापित की। तो इनकी जो फैक्ट्री है सर, वो कहां पर लगी? वो कोचीन में स्थापित की गई। कोचीन में कब लगाई गई थी? तो कोचीन में इनकी फैक्ट्री लगती है 1503 के अंदर। ये आपको ईयर भी याद रखना है कि इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की। तो आप कहोगे भैया कोचीन में स्थापित की थी, कब लगाई गई थी? 1503 में। आपसे क्वेश्चन सर ये बन सकता है कि पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने दक्षिण भारत में कन्नूर में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में कहां पर स्थापित की सर? कन्नूर में। कब स्थापित की गई थी? 1505 में। अब ये लोग यहां से जो व्यापार करते थे, ये लोग जो यहां से व्यापार करते थे कोचीन से, तो ये व्यापार करते थे यहां से काली मिर्च का। आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कोचीन से ये क्या व्यापार करते थे? तो आप बताओगे कि भैया ये कोचीन से काली मिर्च का व्यापार करते थे। अब जैसे ये काली मिर्चों का यहाँ से व्यापार किया करते थे, तो इसके साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी व्यापार करने लगे। पहली फैक्ट्री अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, बताओगे सर कोचीन में लगी, और कोचीन में 1503 में स्थापित की गई, और दूसरी फैक्ट्री इनकी कन्नूर में स्थापित की गई 1505 के अंदर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर कहां पर था? तो बेटा हेडक्वार्टर भी इनका कहां पर था? तो इनका हेडक्वार्टर भी कोचीन में ही था। यानी अभी जो इनका हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? आप कहोगे भैया जी वो कोचीन में है, लेकिन आगे चलकर 1530 में इनका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहां पर होगा? वो गोवा में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? गोवा में होगा। तो आप ध्यान से मेरी बातों को समझते हुए चलना बच्चों। अब नेक्स्ट हम यहां से बात कर लेते हैं कि सर यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है? अभी नंबर 3 हम बात करते हैं। जब ये लोग भारत से व्यापार करना शुरू कर देंगे, तो बेटा कंपनी की देखरेख के लिए कोई एक बड़े अधिकारी की जरूरत होती है, जो पूरी कंपनी की देखरेख कर सकता है। तो वो कौन सा सबसे पहला अधिकारी था, और उस अधिकारी को किस नाम से जाना गया? तो उस अधिकारी को जाना गया गवर्नर के नाम से। ठीक है, उसको किस नाम से जाना गया? गवर्नर के नाम से। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि पुर्तगाली कंपनी का भारत में सर्वप्रथम गवर्नर कौन था? तो आप बताओगे सर्वप्रथम जो गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसका नाम क्या था बच्चों? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कंपनी का प्रथम गवर्नर, कंपनी का प्रथम गवर्नर। हम यहां से बात करते हैं कि कंपनी का ये प्रथम गवर्नर है, तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा सर? तो इसका टाइम पीरियड रहा था 1505 से लेकर 1509। यानी इसका जो कार्यकाल है वो 1505 से 1509 है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि पुर्तगाली जो कंपनी है एस्टाडो द इंडिया, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई। उसने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की, लेकिन उस फैक्ट्री को वहां के शासक ने बंद करवा दिया। तो इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की वो कहां पर की? कोचीन में, और कोचीन में ही इनका हेडक्वार्टर था, और 1503 में इस फैक्ट्री को यहां पर स्थापित किया गया था। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी फैक्ट्री कहां पर लगाई गई? 1505 में कन्नूर में लगाई गई, दक्षिण भारत के अंदर। नेक्स्ट यहाँ का जो गवर्नर था, प्रथम गवर्नर, वो कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कंपनी का पहला गवर्नर था। और बेटा गवर्नर का मतलब यहाँ पर राज्यपाल नहीं होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखना। गवर्नर का मतलब मैं कह सकता हूं जैसे कि एक कंपनी का सीईओ होता है, जैसे कि एक कंपनी का सीईओ होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी का एक सीईओ था, यानी कंपनी का एक मुख्य अधिकारी था। ठीक है, और ये जो फैक्ट्री है ये पुर्तगाल की सरकार के द्वारा स्टेब्लिश की गई, और इसका मतलब है ये एक क्या होगी बेटा? पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एस्टाडो द इंडिया किस प्रकार की कंपनी थी? तो आप बताओगे भैया एस्टाडो द इंडिया जो है वो एक सरकारी कंपनी थी, ये पुर्तगाल की सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। देखो यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और वही कंपनी यहां पर राजनीतिक पावर में बनकर उभर गई। बाकी जितनी भी कंपनियां यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए आई हैं, वो सभी सरकारी कंपनी थी। और सरकारी कंपनी होना इसी वजह से
इन कंपनियों का भारत में पतन हुआ। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण में एक कारण ये भी आता है कि जो एस्टाडो द इंडिया कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो गया फाउंडेशन पॉइंट से, क्वेश्चन हो गया, कुनूर हो गया, और ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला जो गवर्नर था ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से मेरी बातों को समझना, आप यहीं पर याद कर लोगे सब कुछ। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है। जैसे कि हम बात करते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से आपके एग्जाम में क्या सवाल बन सकता है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे ये पूछा जाएगा पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो आप बताओगे कि सर पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो कितना है, इसका कार्यकाल रहा सर 1505 से लेकर 1509, यानी ये कंपनी का गवर्नर बनता है 1505 में, और कब तक रहता है भैया, 1509 तक रहता है। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो नंबर 2 क्वेश्चन बेटा आपसे बन सकता है यहां पर। नंबर दो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नीले जल की नीति से कौन संबंधित था। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति से कौन संबंधित था, नीति से कौन संबंधित था, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नीले जल की नीति से कौन संबंधित था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो ये नीले जल की नीति से बेटा कौन संबंधित है, तो आप बताओगे सर नीले जल की नीति से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा संबंधित है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पर, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे क्या बन सकता है, नंबर 3, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आप समझना, बंगाल की खाड़ी में हुगली पर, बंगाल की खाड़ी में हुगली पर इसने अपना अधिकार कर लिया था, इसने अपना अधिकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि बंगाल की खाड़ी में हुगली पर किसने अपना अधिकार किया था, कौन सा गवर्नर था जिसने बंगाल की खाड़ी में हुगली पर अपना अधिकार किया, तो आप बताओगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अधिकार कर लिया। अब जब इसने हुगली पर अधिकार कर लिया था, तो ये हुगली में क्या कार्य किया करते थे, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में हुगली को इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, समुद्री लूटपाट के रूप में, समुद्री लूटपाट के रूप में हुगली को इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, समुद्री लूटपाट के रूप में हुगली को इस्तेमाल किया जाता था, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। तो बेटा आपके से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे सर प्रथम गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित था, नीले जल की नीति से कौन संबंधित था, तो आप क्या बताओगे सर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हुगली को अपने अधिकार में किस गवर्नर के द्वारा लिया गया, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था, तो आप बताओगे सर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहां पर आप सभी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ये नीले जल की नीति क्या थी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये नीले जल की नीति क्या है, ये किससे संबंधित है, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से संबंधित है, और ये नीले जल की नीति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये यहाँ पर भारत है, ठीक है, आप ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ये यहाँ पर भारत है, और हम यहाँ पर बात करते हैं
देखो ये भारत है, और आप सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारा, तो आप कहोगे भैया यहाँ पर सागर है। ठीक है, कौन सा सागर है, तो हिंद महासागर नीचे आ जाएगा आपका, और इसको हम बोलेंगे अरब सागर। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि भैया ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और इसी में ही अगर हम देखें हिंद महासागर में, तो ये अरब सागर वाला भाग है। तो इस समय जब ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे थे, तो केवल इन्हीं के पास यहाँ पर नौसेना उपलब्ध थी। ठीक है, आप ध्यान से समझना, केवल इनके पास ही क्या थी, आप कहोगे भैया जी नौसेना थी। तो पुर्तगाली सरकार ने पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आदेश दिया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आदेश दिया कि ये जो हमारा हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में भी कौन सा भाग सर, अरब सागर वाला भाग, तो आप अरब सागर वाले भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। पुर्तगाली सरकार किसको आदेश दे रही है सर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, कि आप क्या करें, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में जो अरब सागर है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। तो अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसको आदेश दिया गया पुर्तगाली सरकार के द्वारा, और कहा गया कि आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा दुर्ग का निर्माण करवाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कराएं, आप कहोगे भैया जी दुर्ग का निर्माण। तो इन लोगों ने यहां पर दुर्ग का निर्माण करवा दिया, जिससे कि ये यहाँ समुद्र में अपनी नजर जो है वो रख सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीले जल की नीति किससे संबंधित है, तो सामुद्रिक नियंत्रण स्थापित करने से संबंधित है, और इसके तहत भारत में दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। तो आपसे अल्मेडा से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत में वो पहला कौन सा गवर्नर था जिसने दुर्गों का निर्माण करवाना शुरू किया, तो आप बताओगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो जहां तक मैंने आपको ये क्लियर किया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि नीले जल की नीति क्या है। आप कहोगे सर नीले जल की नीति यह है कि जो पुर्तगाली थे केवल उनके ही पास इस समय यहाँ पर नौसेना थी, और पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को आदेश दिया कि अरब सागर में अपना नियंत्रण आप स्थापित कीजिए, और इसके तहत आप भारत के पश्चिमी छोर पर दुर्गों का निर्माण करवाइए। ठीक है, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये सामुद्रिक नियंत्रण स्थापित करने से संबंधित थी। आप आगे ही ऐसी एक व्यवस्था और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं कार्टस आर्मेडा। तो कार्टस आर्मेडा क्या था, इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं जाएगा। समुद्री लूटपाट के रूप में किसको इस्तेमाल किया करते थे, तो हुगली को इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर कौन था। तो पुर्तगाली कंपनी का बेटा जो दूसरा गवर्नर था, दूसरा गवर्नर कौन था, तो आप एक नाम पढ़ते हो अल्फांसो, अल्फांसो डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या अल्बुर्क भी क्या बोल देते हो। ठीक है, अल्बुकर्क। ये जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, इससे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो आप ध्यान से समझना। अल्फांसो दी अल्बुकर्क से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क से आपके एग्जाम में क्या सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप यही देखो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो कार्यकाल था वो कितना था, तो 1509 से 1509 से 1515, 1509 से 1515, यानी इसका जो यहाँ समय काल रहा वो 1509 से 1515 रहा। अब इसने 1509 से और 1515 के बीच में यहाँ पर क्या काम किया, क्या क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, तो आपके अल्बुकर्क से एग्जाम में केवल 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो 4 के 4 सवाल मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। अगर आपसे बेटा ये क्वेश्चन आता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी सॉरी इसका उत्तर होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप कहोगे भैया 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। सर इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, भाई इसने कुछ काम अच्छे किए होंगे अपने लिए, तभी तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है।
तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कौन था? तो आप कहोगे भैया जी रियल फाउंडर थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट इसके बाद इससे आपके एग्जाम में जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, ये एक ऐसा गवर्नर हुआ जिसने पुर्तगालियों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारतीय लड़कियों के साथ पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रेरित किया? तो आप आंसर देकर आओगे, आपका जो उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुर्क होगा या अल्बुकर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, इसने पुर्तगालियों को भारतीय लड़कियों से शादी करना, भारतीय लड़कियों भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया था, पुर्तगालियों को प्रेरित किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, यहां से भी बेटा आपके एग्जाम में सवाल बन जाएगा। मतलब ये ऐसा एक गवर्नर हुआ यहाँ पर जिसने पुर्तगालियों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर इसने पुर्तगालियों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रेरित क्यों किया? इसको ऐसा लग रहा था कि यदि पुर्तगाली भारतीय लड़कियों से शादी करेंगे तो भारतीय उनको अपना समझेंगे और इससे हम भारत में अपनी बस्तियां स्थापित कर सकेंगे। और इसने ऐसा किया भी, इसने भारत में अपनी बस्तियां स्थापित की। जब इसने अपनी बस्तियां भारत में स्थापित की, जैसे आप सुनते हो गोवा, दमन दीव, ठीक है, चोल, हुगली, ये सभी जो है ये पुर्तगालियों की बस्ती भारत के अंदर हुआ करती थी। तो इसने भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया, जिससे कि वो भारतीय उसको अपना समझे और वो भारत में अपनी बस्तियां बसा सके। तो इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है सर? इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? अभी और कंडीशन देखो। आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तीसरा क्वेश्चन आपसे यह बनेगा, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने हरमुज एवं मलक्का जल संधि पर अपना कब्जा कर लिया था? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किससे कैसे बनेगा सर? हारमुज एवं हारमुज हारमुज एवं हारमुज एवं मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि पर अपना अधिकार कर लिया था। आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है इससे, अपना अधिकार कर लिया था। देखो, मैं अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करूंगा कि आपको सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझाई जाए और आपके एग्जाम में किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये सारी चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। हारमुज एवं मलक्का जल संधि पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि हारमुज जल संधि कहाँ पर है, तो आप कहोगे भैया ईरान और ओमान के बीच में स्थित है, जो जहां पर इसने कब्जा किया था। और मलक्का जो जल संधि है बेटा, वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है, वहां पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था। मतलब ईरान से लेकर इंडोनेशिया और मलेशिया तक इसने अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम नंबर 4 पॉइंट, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इसका पॉइंट होता है आपके एग्जाम को लेकर। तो नंबर 4 पॉइंट सर ये है कि इसने 1510 में इसने गोवा पर कब्जा कर लिया। 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया। मतलब इसने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। क्लियर है ना? इसने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। सर कब अपने अधिकार में किया? तो 1510 में गोवा पर अपना कब्जा कर लिया था। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गोवा पर इसने कब्जा कैसे किया? बात समझ रहे हो? गोवा पर कब्जा कैसे किया? तो देखो, अगर मैं आपको गोवा की लोकेशन दिखाता हूं तो गोवा की लोकेशन इस समय बेटा कुछ ऐसी थी।
तो आप ध्यान से समझना, गोवा की लोकेशन आप देखना ध्यान से। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक मैप है, इस मैप के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र है सर बीजापुर, और ये वाला क्षेत्र है सर विजयनगर। तो इस समय जो विजयनगर के शासक थे, विजयनगर के शासक थे कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, जो विजयनगर के शासक थे उनका नाम क्या था सर? कृष्ण देव राय। और जो बीजापुर का शासक था उसका नाम था भैया आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह वंश, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अल्फांसो दी अल्बुकर्क और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय, इनके बीच में एक संधि हो जाती है, और उस संधि के माध्यम से अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये स्वीकार करता है कि जो भी बाहर से घोड़े आएंगे, सबसे पहले उसमें जो आयात किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा? वो विजयनगर साम्राज्य को प्राथमिकता दी जाएगी। अब जैसे इनके बीच में संधि होती है तो कृष्ण देव राय अल्फांसो दी अल्बुकर्क की मदद करता है, और इसकी सहायता के साथ, ठीक है, इसकी सहायता के कारण ही आदिल शाह से ये 1510 में किसको छीन लेता है? ये गोवा को छीन लेता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे चलकर गोवा पुर्तगाली राज्य की राजधानी बनेगा 1530 के अंदर। यहां से आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कब किया? तो आपका उत्तर होगा 1510। क्वेश्चन आपसे यह बन सकता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो आपका उत्तर होगा इसमें यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा पर 1510 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने कब्जा किया, उसमें उसकी सहायता किसने की थी? तो बेटा आपका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं जाएगा। 1510 में ये लोग गोवा पर कब्जा करते हैं, और गोवा को जो आजादी मिलती है वो 1961 में मिलती है। मतलब पुर्तगाली वो यूरोपियंस है जो भारत में सबसे पहले आए और भारत से सबसे बाद में गए। तो गोवा कब आजाद होता है बच्चों? तो गोवा आजाद होता है 1961 में। तो ये गोवा को 1961 में छोड़कर गए थे, ठीक है। तो यहां से अल्फांसो दी अल्बुकर्क से आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर है ना? तो हमने जो चर्चा की अभी वो दो गवर्नर पर चर्चा की है, आप ध्यान से देखेंगे। एक तो था बच्चों कंपनी का प्रथम गवर्नर अल्फांसो सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और दूसरे पर हमने चर्चा की है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो यहां तक आप सभी बच्चों का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन आ गया कि वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो आप बताओगे वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे थोड़ी सी और बात करते हैं कि आपके उत्तराखंड ट्रिपल एससी के पॉइंट को देखते हुए क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहां से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से देखेंगे। देखो उत्तराखंड ट्रिपल एससी में आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो बेटा आपसे क्वेश्चन बन सकता है जैसे नंबर एक, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे भैया कोचिन। कहां पर स्थापित की थी? कोचिन। कब स्थापित की? 1503 में। 1503 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तो आप बताओगे भैया हेडक्वार्टर भी इसका कहां है? तो हेडक्वार्टर भी इसका इस समय कोचिन में ही था। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपसे ये बन सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया? बात समझना ध्यान से। पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया? भाई मान लो वो भारत में रहे यहाँ पर, और जब भारत से जाएंगे तो कुछ ना कुछ छोड़कर जाएंगे। तो यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे नंबर एक पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है जो प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? प्रिंटिंग प्रेस। देखो जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1556 में की गई थी। 1556 में कहां पर की गई थी सर?
गोवा में की गई थी। इसमें पहली पुस्तक किसके ऊपर छपी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आयुर्वेद पर पहली पुस्तक छापी गई, आयुर्वेद। क्लियर है ना, आयुर्वेद पर पहली पुस्तक छापी गई थी, इस बात को आप बच्चों ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम छापखाना कहां पर स्थापित किया गया। तो आप क्या बताओगे बच्चों, गोवा में कब स्थापित किया गया, 1556 में। और इसमें पहली पुस्तक कौन सी छपी थी, तो आप कहोगे सर पहली पुस्तक इसमें आयुर्वेद के ऊपर छापी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहां से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है नंबर 2, जहाज निर्माण की नई तकनीक। जहाज निर्माण की नई तकनीक। देखो, जहाज निर्माण की जो नई तकनीक है वो भारत में कौन छोड़कर गए हैं, वो पुर्तगाली छोड़कर गए हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि जहाज निर्माण की नई तकनीक भारत में कौन छोड़कर गया, पुर्तगाली। जैसे यांत्रिक घड़ियां भारत में किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की देन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 3, तो बेटा नंबर 3 आपसे यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो नंबर 3 आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अफीम की खेती, अफीम की खेती, जो अफीम की खेती होती है, अफीम की खेती भारत में किसकी देन है। तो बेटा अफीम की खेती भारत में कौन करता था, तो पुर्तगाली करते थे। आलू की खेती भारत में कौन करता था, सर पुर्तगाली करते थे। तंबाकू की खेती भारत में कौन करता है, सर पुर्तगाली करते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तंबाकू की खेती आपसे आ सकता है, अफीम की खेती, अफीम की खेती, तंबाकू की खेती भारत में कौन करता था, तो सर पुर्तगाली करते थे। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उत्तराखंड ट्रिपल एससी से। जैसे कोचीन पहली फैक्ट्री लगी इनकी, उसके बाद में जैसे प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है, गोवा में। जहाज निर्माण की नई तकनीक, यांत्रिक घड़ियां कौन छोड़कर गया था, तो आप बताओगे सर पुर्तगाली छोड़कर गए हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है अफीम की खेती और तंबाकू की खेती भारत में कौन करता था, तो सर पुर्तगाली करते थे। ठीक है, तो यहां तक ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। देखो, पुर्तगालियों के पतन के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लगभग मैं मान सकता हूं कि 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। जैसे कि मान लो कि सबसे पहला पॉइंट, पुर्तगालियों की पतन के कारण में नंबर 1 पॉइंट आप बताओगे कि सर पुर्तगाली कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना। यानी जो पुर्तगाली कंपनी है वो एक सरकारी कंपनी थी, सरकार का उसके ऊपर बहुत बेहतर कंट्रोल था, वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाई। इस वजह से ये भी एक कारण बनता है कि पुर्तगाली कंपनी जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश नहीं हो पाई। नेक्स्ट दूसरा कारण आपका क्या बन जाएगा सर, पुर्तगालियों को एक नया उपनिवेश मिल जाना। तो नया उपनिवेश क्या था, तो नया उपनिवेश था आपका ब्राजील। यानी इन्होंने एक देश को खोज लिया था, ब्राजील को, और इनका रुख जो है वो ब्राजील की ओर हो गया था। नेक्स्ट यहां से आपसे नंबर 3 आ सकता है कि जैसे आप लिख सकते हो कार्टस आर्मेडा। तो कार्टस आर्मेडा जो है वो भी इनका एक पतन का कारण है। तो कार्टस आर्मेडा हुआ क्या, क्या क्या हुआ करता था, ये चीजें आप समझो ध्यान से। देखो, समुद्र में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दिया जाता था जिसको लाइसेंस बोल सकते हैं, तो उसी को कार्टस आर्मेडा कहा जाता था। मतलब अगर कोई आसपास का देश अपना कोई भी जहाज अरब सागर से व्यापार करने के लिए ले जा रहा है, तो उसको एक शुल्क देना पड़ता था पुर्तगालियों को, और यदि वो शुल्क नहीं देता था तो वो उसके जहाजों को लूट लिया करते थे। तो यही एक कार्ड्स आर्मेडा एक व्यवस्था इन लोगों ने वहां पर लागू की थी। इसके तहत इन्होंने पड़ोसी देशों से दुश्मनी मोल ली, और ये भी इनकी पतन का एक कारण बना। ठीक है, तो थोड़ी चर्चा जो है पुर्तगाल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपना नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक होगा हमारा भारत में डचों का आगमन। तो ये जो पुर्तगाली लोग मैंने आपको पढ़ाए हैं, पुर्तगालियों के बारे में हमने देखा, तो बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको अ, इस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया है। तो आप सभी बच्चों की समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।